सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं गौरी शंकर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अधिगम। ये दो शब्द है, शिक्षण और अधिगम। देखिए, शिक्षण है, इसका अर्थ क्या है? शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना। शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना। पढ़ाने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं जो सिखाने की प्रक्रिया है। ध्यान रखना, शिक्षण है वो एक सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है? सिखाने की प्रक्रिया। सिखाने की प्रक्रिया। अब इस सिखाने की प्रक्रिया में हम क्या जोड़ें? देखो, शिक्षक है वो सिखाता है, साथ में जो भी आपका चैप्टर है वो पढ़ाता है। पढ़ाने के साथ साथ में बहुत सारी चीजें हैं वो बताता है, निर्देश देता है। तो निर्देश देना भी क्या है? शिक्षण है। उसके अलावा बहुत सारे कौशल होते हैं, जैसे बीएड आप करोगे या बीएसटीसी जो आपकी अभी प्री टेस्ट दोगे, उसके बाद में जैसे मान लो बीएड में पहुंचते हो, तो जिसमें कौशल होते हैं, कौशल जो आपको सीखने के लिए होते हैं, ताकि आपको पढ़ाना कैसे है वो कौशल सीखोगे तो ये सिखाएगा। वो भी क्या है? जो सिखाने की प्रक्रिया है वो भी क्या है? शिक्षण है। तो शिक्षण मतलब ये पढ़ाना ही इतना ही नहीं है, शिक्षण के अंदर बहुत सारी चीजें और भी ऐड हो जाएगी। क्लियर हुआ? शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना। एक शब्द याद रखना, पढ़ाना। पढ़ाना मतलब सिखाना। अब सिखाने में क्या क्या सिखाएगा? सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है, देखो, एक कार चलाने वाला एक ऐड देता है कि मेरे पास आइए, आपको कार जो चलाना है वो सिखाना है। तो उसको सिखाने के लिए भी सीखने के लिए भी उसके पास जाते हैं ना। तो जो सिखाता है वो क्या है? शिक्षण। जो पढ़ाता है वो क्या है? शिक्षण है। किसी को निर्देश देता है वो क्या है? शिक्षण है। इस तरह शिक्षण छोटा सा एक शब्द नहीं है, शिक्षण के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यहां तक समझ में आया? शिक्षण मतलब पढ़ाना, साथ साथ में सिखाने की जो भी प्रक्रिया है वो सारी किस में आएगी? शिक्षण में आएगी। उसके बाद में दूसरा शब्द था अधिगम। अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना। अब सीखना क्या, कैसे? सीखने के तरीके बहुत सारे हैं। सीधा हम कहें कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। अब सीखने की भी उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के आप यहाँ नहीं आओगे। अभी आपका उद्देश्य है ना कि हमें एग्जाम देना है, उसमें हमें फाइट करके हमें उसमें एक सीट प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा? आपके उद्देश्य हो गए। बिना उद्देश्य के अधिगम भी नहीं होता है और बिना उद्देश्य के शिक्षण भी नहीं होता। उद्देश्य सभी में सम्मिलित है। फिर भी हम इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। जैसे शिक्षण मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं टीचिंग। ठीक है? अब इसको आप आराम से समझ लेना, जो शब्द नहीं आए पूछ लेना। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए, सीखने में बच्चे की सहायता करना। शिक्षण मतलब सिखाना था ना। तो देखिए, बच्चे के सीखने में बच्चे की सहायता करना। सहायता कैसे? शिक्षक बच्चे को कक्षा में सूचनाएं देने, देखो सूचनाएं देता है, सूचना देने मात्र तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का उद्दीपन 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 के रूप में वो भूमिका निभाता है। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन शब्द की बात करें तो आपने सुना होगा दीपक। दीपक होता ना, दीपक। एक मान लो ये दीपक है, ठीक है? इसके अंदर लो लगी हुई है। जो आपने कहा उद्दीपक, उद्दीपक है ना, उद्दीपक। ये शब्द दीपक से ही बना है। ये दीपक है, दीपक के अंदर ये लो है, मतलब अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ठीक है? हम दूसरा एक दीपक लेके आए और उसको लो को और बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इसकी रोशनी है वो और तेज हो, ऐसा चाहते हैं। तो हमें एक और दीपक लाके उसकी रोशनी है उसको बढ़ाएंगे ना। यानी इसकी रोशनी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? एक और दीपक लाके इसके साथ में टच करेंगे ताकि इसकी लो है ना और बढ़े। समझ गए? लो और बढ़े। ऐसे ही उद्दीपक का मतलब होता है शिक्षक ऐसे कार्य करेगा जो बच्चों को मोटिवेट करेगा, उसकी उत्तेजना को बढ़ाएगा, उसे वो चीजें करने के लिए प्रेरित करेगा जो उसके मार्गदर्शन में सहायक हो। समझ गए?
उद्दीपक मतलब वो ऐसे कार्य करेगा, ऐसे कार्य प्रस्तुत करेगा जिससे क्या है कि बच्चा मोटिवेट हो। मार्गदर्शन, देखो जिसमें बच्चे का उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और सीखने के लिए प्रोत्साहन जैसी प्रक्रियाएं सन्निहित होती है। मतलब ये कह रहा है शिक्षण ना वो पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ क्या करता है, सूचनाएं देने के तक सीमित नहीं है। इसमें बच्चे का उद्दीपन, उद्दीपन यानी मोटिवेट करेगा ना, मार्गदर्शन भी करेगा, दिशा निर्देश भी देखेगा और सीखने के लिए और उसे प्रोत्साहन जैसी प्रतिक्रियाएं सन्निहित होती है। इसमें किसमें, शिक्षण में। उद्दीपन बच्चों को नई चीजें सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, मतलब मोटिवेट करता है। उद्दीपन है ना, वो क्या करेगा, सीखने के लिए प्रेरित करेगा, अभिप्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। शिक्षण कोई अव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह एक लक्ष्य निर्देशित क्रियाकलाप है। देखो शिक्षण है वो बिना लक्ष्य के नहीं हो रहा, कोई बिना उद्देश्य के नहीं हो रहा, उसका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होता है। जैसे हमारा अब लक्ष्य है ना, इसको पढ़ के इसमें से कोई प्रश्न आए तो हमें आना चाहिए, तो इसी तरह जो पूर्व निर्धारित दिशा में अग्रसर होता है, जैसे हमने पहले ने निर्धारित कर रखा है कि हमने पढ़ना क्या है, हमें जाना किस ओर है, तो वो ये हमारा लक्ष्य है। समय की बचत और अधिगम में दक्षता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण में बच्चे के क्रियाकलाप को निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। शिक्षण में बच्चे का जो क्रियाकलाप है उसको देखा जाता है, उसमें कोई कमियां हैं तो उसको सुधारा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में यानी पढ़ाने की प्रक्रिया है, बताने की प्रक्रिया है, मोटिवेट करने की प्रक्रिया है, उसमें पर्याप्त समायोजन और अधिगम के लिए बच्चे का अपनी क्षमताओं, उसकी क्षमताएं कैसी है। देखो हम कोई बच्चा सीख रहा, एक तो अच्छा जल्दी सीख जाता है, एक थोड़ा क्या है सीखने में कमजोर है, उसकी क्षमता क्या है, एप्टीट्यूड क्या है उसकी। जैसे आप पढ़ रहे हो टीचर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब उसकी क्षमताएं क्या है। अब क्षमताएं जैसी है उसको उस अकॉर्डिंग सिखाया जाए। हो सकता है कोई लड़ाई करना चाहता हो तो उसको उसमें न लेके, और क्षेत्र बहुत सारे उसमें लेके जाओ, बच्चे को आप उसे मोटिवेट करो, न कि डिमोटिवेट करो। तो कहते हैं उसकी क्षमताओं, उसके कौशल, वो किस कौशल में दक्ष है वो देखो, आप उस बच्चे को जानो। उसके बाद में अभिवर्तियों, अभिवर्ती होती है एटीट्यूड, एक तो मैंने कहा था एप्टीट्यूड और ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारी राय, हमारा जो मन स्थिति है, मन की स्थिति है वो कैसी है, किसी के प्रति हमारी मन स्थिति कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, तो वो बच्चे का देखो पहले। एक तो होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी जो क्षमताएं हैं, और ये है एटीट्यूड। कहता है ना तेरा तो एटीट्यूड ही अलग है, कहते हैं ना, मतलब उसकी सोच कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये है। अभिवर्तियां देखो उनकी क्षमताओं, उनके कौशल और उनकी सोच तथा ज्ञान के अधिकतम विकास के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। शिक्षण, अब देखिए शिक्षण है क्या, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शैक्षिक संप्रेषण है। आपने संप्रेषण पढ़ा था ना, संप्रेषण था बातों का आदान प्रदान, हमारे विचारों का आदान प्रदान, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, शैक्षिक संप्रेषण है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शिक्षा से संबंधित हम बात कर रहे हैं, सीखने से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, शैक्षिक संप्रेषण है। जो अपने विचारों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंतःक्रिया की जाती है। एक तो अंतःक्रिया शब्द देखना बार बार आएगा, ये कह रहा है, और अंतःक्रिया की इस प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं। अंतःक्रिया क्या होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप उसके उत्तर दे रहे हो, आप भी बोल रहे हो, इधर से मैं भी बोल रहा हूं, जो हमारे जो बीच में जो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, बातों का आदान प्रदान हो रहा है, उसे बोलते हैं अंतःक्रिया। तो जो अपने विचारों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंतःक्रिया की इस प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षार्थी कौन होता है, विद्यार्थी, ठीक है, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम तथा अन्य संबंध चरों को किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से संगठित किया जाता है। ये कह रहा है, अब देखो हमने ये सारा पढ़ लिया, ये कह रहा है कि शिक्षण है ना, शिक्षण बच्चे को पढ़ाना तो है ही, साथ साथ में उसे निर्देश देना भी है। फिर उसकी जो देखो वो बच्चा सीख कैसे सकता है, उसकी क्षमताएं क्या है,
उसको कौशल सिखाने में किस तरह का कौशल सिखाएं, या उसकी अभिव्यक्ति क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, ये आप टीचर होने के नाते ना हर क्लास में ध्यान रखेंगे। बच्चा ऐसा नहीं है कि मैंने सिखा दिया उसी तरह सीख जाएगा, हो सकता है बच्चा उस तरह से नहीं सीख रहा, तो सीखने के भी या सिखाने के भी आपको प्रयास करने हैं। करने कैसे है, बच्चा क्या चाहता है एक बार देखो, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सी है, ऐसा प्रश्न आ जाए कि आपकी शिक्षा प्रणाली या आपको पढ़ाने का जो प्रणाली है वो कैसी है। अभी एक प्रश्न आपने शायद पीछे पढ़ा होगा, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, सत्तावादी केंद्रित, ऐसे। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, यानी बच्चा कैसे सीखना चाहता है आप उसको ध्यान रखो, बच्चा जैसा सीखना चाहता है उसको सिखाने का प्रयास करो। इसीलिए तो अभी आपने पहले भी प्रश्न पढ़ा था, खेल विधि कौन सी है, किंडरगार्टन विधि पढ़ा था ना, उसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चा जैसा सीखना चाहता है कोशिश करो उसको सिखाओ, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है जो पढ़ाने का जो शिक्षण है उसके अंदर तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो शिक्षक, दूसरा जो सिखा रहे हैं किसको, किसको सिखा रहे हैं, बच्चे को, छात्र को, तीसरा है पाठ्यक्रम। यानी ये तीन चीजें होती है। तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो गया शिक्षक, दूसरा बच्चे, और तीसरा पाठ्यक्रम। ये तीनों के तीनों ना आपस में जुड़े हुए हैं किसी चीज को। अभी एक प्रश्न इसमें भी आया था, इसमें स्वतंत्र चर कौन से है, चर ये तीन है। आपके पूछा शिक्षण में चर क्या है, चर होते हैं मापन योग्य गुण, वेरिएबल्स, ये तीन है। कौन कौन से, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अब आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र चर कौन सा है और आश्रित चर कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है ना। तो शिक्षक तो क्या है, स्वतंत्र चर है, और आश्रित चर कौन सा है, छात्र, बच्चे। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है पीछे, ठीक है। इन तीनों के मध्य आपस में बातचीत होती है, इन तीनों के मध्य से ही क्या है ये जो शिक्षण होता है। ये जो धारणा है वो जॉन डीवी की दी हुई है, एक व्यक्ति है उसका नाम है जॉन डीवी। उसने कहा है ये जो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, इसमें नहीं है आपकी बुक में नहीं होगा। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय है, और ये त्रिध्रुवीय शिक्षण बताने वाले हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी। अभी ये पार्ट आपके छोटा है, अब आपके बाद में कभी आप पाओगे तो ये कम से कम ना आपको 4 या 5 व्यक्तियों की धारणा ही बताई जाएगी, लेकिन इतना है नहीं आपके नॉर्मली है, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए अधिगम, दूसरा ना, एक तो शिक्षण था, शिक्षण के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरी बात है अधिगम क्या है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। देखो अधिगम जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। निसंदेह है अधिगम से अभिप्राय क्या है, देखिए अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। देखिए क्या कह रहा है, अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। अधिगम मतलब होता है सीखना। छोटा बच्चा होता है उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है ना, धीरे धीरे माँ बताती है बेटा ये चीज है, ये चीज है, फिर ये पूछता है ये क्या है, ये क्या है, उसके प्रश्न बहुत सारे होते हैं। उस हिसाब से भी सीखता है क्योंकि उसके माता पिता उसे सिखा रहे हैं। कई बार वो अपने अनुभव से भी सीख जाता है, अभ्यास से भी सीखता है। अभ्यास की हम बात करेंगे, अनुभव से भी सीखता है। जैसे छोटा बच्चा है, एक मोमबत्ती जल रही है, छोटा बच्चा उसको पकड़ने का प्रयास करेगा, उसको नहीं पता है कि इसको पकड़ने से क्या मेरा हाथ जल जाएगा, उसको नहीं पता है। वो भाग के आएगा, क्या करेगा, उस लो को पकड़ेगा, ऐसे पकड़ा तो उसका हाथ जला, तब उसको ज्ञान हुआ कि इसमें तो गड़बड़ है। कहीं हाथ लगाते हैं ना तो सीधा झटका लगता है। दूसरी बार वो जब भी ऐसे मोमबत्ती आप रखो सामने, आजा इधर आना, नहीं आएगा। उसको पता है कि इसको छूने से क्या होता है, हाथ जल जाएगा। हाँ, हाथ जल जाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण हो लेते हैं, जैसे माँ है, अक्सर आपने देखा होगा माँ रोटी पोती है ना। तो उस समय क्या है कि सारे आते हैं कि छोटे बच्चे थे, वो कहते हैं माँ मैं भी करूँ क्या, ऐसे से। छोटी जो लड़की होती है वो तो खास तौर पे अपना अलग से लेके आएगी बेलना, और हाँ मम्मी ये ले मेरे वाला भी है ना। और छोटे लड़के और ना तो ये देख लेते हैं कि लिए अपने भी ऐसे कर लेते हैं ये होता तो नहीं है लेकिन बहुत कम होता है। वो भी अपने विचार रखते हैं, और वो उसमें क्या करते हैं कि रोटी जो बनाते हैं उस समय क्या है
वो भी ऐसे करते हैं। अब एक बार ऐसे किया ना, अब माँ का तो हमेशा हाथ जलता हो, चाहे हमेशा वो करते हैं ना ऐसे, तो उसके हाथ भी माँ के ना वो इस लायक बन जाते हैं कि उनको जलन नहीं होती। अब बच्चे है वो तो ऐसे करेगा ना, ऐसे करते ही क्या करेगा, उछलेगा, हाँ इतना गर्म। दोबारा वो उसको तवा दिखाई भी देगा ना ऐसे नीचे पड़ा है सीधा, तो भी उसके पास नहीं जाएगा कि ये तो गर्म है, इसका मुझे पता है, इसके दर्द होता है। इसका मतलब अनुभव से भी सीखता है। देखो उसने अनुभव किया ना, पहले उसको नहीं पता था, उसको पता नहीं था क्या है ये, लेकिन उसने अनुभव से सीखा है, अच्छा इसके अंदर ये था, जलन होती है, अब नहीं जाएंगे। ऐसे उदाहरण भी बहुत सारे होंगे। तो इस तरह से क्या, अभ्यास से भी सीखते हैं हम किसी काम को, और अनुभव से सीखते हैं। तो कहते हैं अभ्यास और अनुभवों के द्वारा व्यवहार में, हमारे व्यवहार में क्या है, परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। अब हमारे व्यवहार में, हमारा व्यवहार था इस तरह से काम करें, लेकिन अब परिवर्तन हो, ना 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 ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह से करें तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो नहीं करेंगे ना। इस तरह से हमारा व्यवहार में परिवर्तन होना क्या है, अधिगम। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाली प्रगति, अब हमारा जो स्वाभाविक व्यवहार है, जैसे आप नॉर्मल आ रहे हो, आप यहाँ आए थे उस दिन से और आपके यहाँ जाने के बाद में कुछ तो परिवर्तन होगा ना। देखो हम किसी से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में आपने देखा, अच्छा मैं तो ऐसे ऐसे आती थी, इतने मैंने अब लोगों को देखा इतने पढ़ते भी हैं और मेरे से आगे भी है, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो उसने पढ़ा और उसमें इम्प्रूव हुआ ना अपने आप में, वो भी क्या है, अधिगम है। सीखना क्या है, अधिगम है। ठीक है, परिवर्तन या परिमार्जन कोई अधिगम या शिक्षण कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है, इससे बालक को एक नया अनुभव हुआ। क्या हुआ, हाथ लगाने से, ये तो कड़वा अनुभव था, इसका लगाने से गड़बड़ हो गया ना। ये देखो कड़वा अनुभव प्राप्त होता है जब बाद में कभी बालक आग को देखता भी है ना, तो उससे दूर रहता है कि ना इसके अंदर तो करंट लगता है ना। अर्थात पुराना अनुभव, उसे पुराना अनुभव हो गया ना ये, क्योंकि हमने पहले सीखा था, हाथ लगाया था पिछली बार, अब तो पता चल रहा है आग जल रही है तो भी नहीं जा रही, उसे आग को न छूना सिखा देता है। इस तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इसलिए सीखना क्या है, देखो सिखाते हमें वैसे भी है कोई, लेकिन हम अनुभव से भी सीखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वो भी क्या है, अधिगम है। नेक्स्ट, अब अधिगम की परिभाषा। अब परिभाषा आप खुद भी दे सकते हो, जो आपने समझा, इतने उदाहरण से समझा है हमने, सीखना किस तरह से होता है। तो ये देखिए, वुडवर्थ की परिभाषा है, नवीन ज्ञान, कोई नया ज्ञान प्राप्त करें और नवीन प्रतिक्रियाएं करें, हम नया कुछ करने का प्रयास करें, प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी नया ज्ञान हम लें, हमारे अंदर नहीं था, हमने कुछ सोचा, कुछ नया ज्ञान आया और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, नई नई चीजें की हमने, तो उसको भी क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। समझ गए, जो हमारा ज्ञान था उसमें थोड़ा सा ऐड कोई भी ज्ञान किया तो वो क्या है, अधिगम है। स्किनर कहते हैं, स्किनर उनका डेफिनेशन है कि प्रगतिशील व्यवहार, जो हमारा व्यवहार है हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। व्यवस्थापन यानी व्यवस्था करना, और अच्छी किसमें, हमारे व्यवहार में, वो भी क्या है, अधिगम है। देखो परिभाषा भी डाल सकते हैं कि ये किसकी है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी प्रक्रिया का वर्णन आए ना, क्रिया क्रिया ऐसा शब्द आए, तो वहां स्किनर ही होता है, जहां स्किनर ही होता है। बहुत सारी इनकी डेफिनेशन है, मतलब मेरे याद होगी इसी तरह की, सभी में जैसे जहां भी है कम से कम 20 इनकी डेफिनेशन मुझे भी याद होगी, लेकिन इस तरह से क्रिया जहां शब्द आए वहां क्या आता है, स्किनर आता है ज्यादातर। ठीक है, यहाँ गेट्स लिखा हुआ था, गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव हमने सीखा ना, कि अनुभव कैसा, जैसे अभी एक बच्चे का उदाहरण लिया था, उसने अनुभव से सीखा ना। और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण होता है, मान लो कोई भी आप प्रशिक्षण लेते हो, जैसे बीएड के पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, वो कौशल होते हैं, वो सीखने के बाद में उसमें उन जो सीधे सिखाते हैं और उन टीचर में जो सीख के आते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण हमारी कोई ट्रेनिंग है, किसी की ट्रेनिंग, मान लो आज एक तो आपको डायरेक्ट कहा जाए कि कोई कमीज सिलाई करनी है, आप सीधा कहा जाए इस कमीज को सिलना है, क्या सिल पाओगे, हाँ सिल पाओगे, लेकिन हो सकता है इधर उधर से ऐसे ऐसे चले, है ना।
एक ट्रेनर के पास वो ट्रेनिंग करने गया है, उसके बाद में कहा जाए तो अच्छा कर पाएगा ना। तो ये कह रहा है अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं और प्रशिक्षण के द्वारा भी हम सीखते हैं। इसके द्वारा व्यवहार में हमारा परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ये 3 डेफिनेशन। उसके बाद में देखो अधिगम की विशेषताएं क्या है। अधिगम है, उसकी विशेषताएं क्या है। अधिगम खोज करना है, कोई नई चीज जानना है, अधिगम है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास भी कह सकते हैं, सामाजिक विकास भी कहते हैं। उसे हर तरह का जो हमने पक्ष पढ़ा है उन सब में उसका वृद्धि होती है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। समायोजन एडजस्टमेंट करने के लिए अधिगम बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी। अधिगम व्यवहार में हमारा जो व्यवहार है उसमें क्या है, प्रगतिशील सुधार या परिवर्तन करना है। जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जाएगा ना, जैसे जैसे हम सीखेंगे। एक अभी आप मैंने कहा जैसे इस तरह आज क्लास में आए हो, फिर आप देखते हो क्लास में कैसे होता है, हमें पढ़ना कैसे है, तो हमारा जो व्यवहार होता है ना उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और सही बात देखा जाए तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना वही तो अधिगम है। इसका मतलब सीखा है ना आपने, सीखना ही तो है। सीखोगे कब, एक तो पहले आए थे, मान लो पहले दिन आप आए, यहाँ आके एडजस्टमेंट ही नहीं कर पाए, कहते हैं बैठने के लिए ढंग से जगह नहीं है, या पंखे भी नहीं चल रहे, कैसे बैठे, हवा भी नहीं आ रही, कैसे बैठे। एक एडजस्टमेंट कर लिया कि नहीं नहीं हमें तो पढ़ना है, 1 घंटा है, 1 घंटे में हमें सीखने के लिए कुछ मिलेगा, अच्छी बात है। एडजस्टमेंट हो गए, समायोजन कर लिया, सीख भी लिए, तो कहते नहीं अच्छी लगी क्लास, तो अब आपके व्यवहार में अपने आप ही परिवर्तन, नहीं नहीं जाएंगे जरूर, जैसा भी था ठीक था, हमें सीखने के लिए मिला था ना, तो वो क्या है, अधिगम है। एडजस्टमेंट करना भी जरूरी होता है। हर जगह हमें सारी फैसिलिटी नहीं मिलती। कहीं जाओ, आप अपने घर में भी एडजस्टमेंट करना चाहते हो, एडजस्टमेंट ही होता है। आप चाहते हो वैसा नहीं होता, नहीं होता ना। कभी मम्मी कह देती है नहीं इस तरह से नहीं, कपड़े ढंग से पहन लो, होता ना। हमारी मर्जी होती है बाल ऐसे ऐसे करके जाएं, पूरे के पूरे ही, यहाँ से पता नहीं ऐसे ऐसे पूरा छपरी बन के जाएं लेकिन वो अपनी इच्छा है, लेकिन इच्छा सब सब तो नहीं कर सकते ना, उसमें भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो एडजस्टमेंट करके ही, समायोजन करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो समायोजन से ही हम अधिगम उद्देश्य पूर्ण, बिना उद्देश्य का अधिगम नहीं होता, सीखते भी नहीं है। और लक्ष्य निर्देशित होता है, तो लक्ष्य हमारा फिक्स होता है कि तभी हमारा अधिगम हो पाएगा। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम सारे ही करते, सीखते सारे ही है, हम ही नहीं सीखते, सारे ही सीखते, सार्वभौमिक है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया, आज नहीं है कि हम आज सीख रहे, ये पूरे जीवन सीखेंगे, जब जन्म लिए तब से लगा के अंत तक। शिक्षा, एक किसी ने कहा था, मैकेंजी है उसका नाम, उसने कहा था शिक्षा ना वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जब तक जीवन है तब तक चलेगी। और ये भी कह रहा है कि अधिगम है ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम हम सीखते रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक सीखते रहेंगे, और सीखना जरूरी भी है। अधिगम वातावरण, देखो अधिगम है हमारा वो वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है। देखिए ये कहता है अधिगम किसी ने बताया, हमें सिखाया, वही अधिगम नहीं है, इसके अलावा भी है। वातावरण भी हमें सिखाता है। अब ध्यान रखना, कई बार आ जाता है कि अधिगम के निम्न में से साधन कौन से है, तो उसमें आ जाए पढ़ाना, शिक्षक, सिखाना, या फिर वातावरण। तो आप वातावरण हो सकता ना करो, देखिए वातावरण से भी सीखते हैं। आप यहाँ आए हो, एक उदाहरण पहले भी मैं दे चुका हूँ। वातावरण यानी जिस परिवेश में आप रहते हो वहां का वातावरण कैसा है। एक बच्चा होता है, उसके घर में ना, जैसे भी घर जाते हैं तो घर में बातें चलती है कि मान लो उसका पिता है वो गैंगस्टर है, ठीक है, मान लेते हैं गैंगस्टर है, उसके घर में बात होती है कि पापा आए हैं, पापा आते ही बोलते हैं आज 2 को तो मैंने उड़ा दिया, 2 को उड़ाया, तीसरे की बारी है, क्या करना है कैसे करना है ये मैं सोच के आया हूँ, और कैसे आगे की प्लानिंग है। तो बच्चा उसको देखेगा तो उसके मन में भी क्या होगा, पापा ने तो आज 2 ठोके, मैं अच्छा 3 नहीं 4, वाह भाई वाह, आप तो उनसे भी आगे, अधिगम इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या तो ये जो चीजें सीख रहा है वो कहाँ से सीख रहा है, उसके वातावरण से नहीं। उसको नहीं पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, बच्चे को नहीं पता है। अभी देखना आप बच्चे कौन सी फिल्म देखते हैं, देखना बच्चे कौन सी फिल्में पसंद करते हैं, लड़ाई मार धाड़ उसमें से होते हैं, ज्यादातर बच्चे उसी को आकर्षित करते हैं। अब इधर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके बाद में सारे शौक अलग हो जाते हैं ना। अभी हम गाने सुनते थे, गाने भी देखो पहले कौन कौन से सुनते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारे सभी को याद है क्योंकि उस समय ट्विंकल ट्विंकल ही था।
अब आगे यहाँ आप सैड सॉन्ग पर पहुंच गए। ये हमारी वातावरण की उपज है ना, वातावरण के अनुसार हमें सीखने मिलता है, और वातावरण उस बच्चे को जैसा वातावरण मिला इसलिए उसकी बातें ही वैसी है। आपको अगर संस्कारी वातावरण मिला है, घर का वातावरण अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, ध्यान रखना वातावरण का बहुत, संगति का असर बहुत पड़ता है। आपकी संगति जैसी है ना वैसे विचार आएंगे। चाहे आपको पता ये गलत है, हर बार फिर भी हम उसके पास बैठे हैं ना, तो उसके कुछ न गुण बिल्कुल आएंगे। एक बच्चे को सिखाने के लिए मेरे पास भेजा, जो हमेशा क्या है इस तरह से लिखते हैं ना, कोई भी चीज, जैसे मैंने लिखा सीखना, ऐसे लिखा, तो मैंने ये जो लाइन ऐसे लिखाई, मैं उस बच्चे को डांटता था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे वो ऐसे लगाता था, तो मैंने उसको मना किया ऐसे नहीं लगाना, आपको हमेशा इस साइड से लिखना है। वो इसलिए लिखता था क्योंकि उसके पापा ना वो इस हाथ से लिखते थे, तो जो इस हाथ से लिखता है वो ऐसे लगाएगा ना। अब वो तो क्या अपने पापा से सीखा था, उसको बदलने के लिए मैंने प्रयास किया। वो मेरे पास आया तो मैंने उसको ये लाइन ऐसी सिखाई, और लिखता बहुत शानदार है, मेरे से भी अच्छा लिखता है। उस समय में उसकी हैंड राइटिंग सही करनी थी, तो मैंने उसकी हैंड राइटिंग सही करने के लिए प्रयास किया, कर भी लिया उसने उसने मन से किया। आज भी मेरा बेस्ट शिष्य जिसको बोलते हैं ना वो है, आता भी है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ ना, अब उसकी आदत मेरे में आ गई। अभी आप देखना, मैंने शायद बहुत बार ऐसे करके लिखने के बाद में ऐसे लगा है तो मैंने कहाँ से सीखा मैंने कहाँ से सीखा, वातावरण की उपज सी मैंने तो इसीलिए कहते हैं कोई जरूरी नहीं, हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन पास में बैठते हैं ना तो कुछ गुण तो आएंगे ना, कुछ गुण तो आएंगे। ये गुण मुझे कहाँ से मिला अब ये बच्चा वीडियो देखेगा ना तो वो पक्का वो कहेगा सर मेरा ही उदाहरण ले रहे हैं ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया था क्या नीचे? हाँ ठीक है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम है वो विवेकपूर्ण, देखो विवेक है हमारी बुद्धि है, वो तो ही जैसी हमारी बुद्धि है वैसे सीखेंगे, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम, ये प्रश्न आया हुआ है आप, ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। थॉर्नडाइक एक व्यक्ति है, उसने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए, मुख्य 3 नियम है। 3 नियम कौन से है आप यहीं देख लो, आपको यहीं याद हो जाए। पहला है तत्परता का नियम। अब देखो सीखने के ये नियम जरूरी है। तत्परता का नियम पहला है, तत्परता, जब तक तैयार नहीं हो आप सीखने के लिए आप सीख ही नहीं पाओगे। मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, आप ध्यान दो, इधर ध्यान दो, लेकिन अब अगर आप तैयार ही नहीं, आपका मन ही यहाँ नहीं है, तो शायद सामने बैठे रहना, हंसते रहना, आपका मैंने कहा समझ में आया, हंस के गए, लेकिन ध्यान यहाँ ही नहीं, तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। तैयार नहीं है इसका मतलब फिर वो सीखेगा कैसे? देखो तत्परता का नियम, यानी जब तक तैयार नहीं है, तैयार हो गए तो समझ लो सीख गए। इस नियम का तात्पर्य है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र जल्दी सीख लेते हैं। अब भाटिया जी कहते हैं, भाटिया जी कह रहे हैं, अपने वाले भाटिया जी नहीं है, ये भाटिया जी हो रहे, भाटिया जी ने कहा है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, तत्परता मतलब तैयार होना ही होता ना, तत्परता मतलब तैयार होना, तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना। ये परिभाषा भी कई बार पूछी है कि तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना ही होता है, यानी जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए तो इसका मतलब आधी विजय तो हमारी हो ही गई, अब हमें थोड़ा सा प्रयास करना है, हम जीत जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप तैयार नहीं हो तो काम नहीं कर पाओगे। तैयार हो गए समझ लो आधा काम तो आपने पहले ही तैयार कर दिया, अब आधा ही तो बाकी रहे, आधा हम पढ़ लेंगे, ठीक है। 1935 में थॉर्नडाइक ने एक अपनी पुस्तक दी, उस पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। इसमें उन्होंने तत्परता के स्थान पर आवश्यकता, रुचि और अभिवर्ति पर भी बल दिया कि ये भी जरूरी है। कौन सी आवश्यकता भी होनी चाहिए ना, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें आवश्यकता है तो हम क्या है अपने आप ही सीख लेते हैं, जब जरूरत ही नहीं थी इसलिए हमने सीखा ही नहीं, है ना। तो ये कहते हैं सीखने के लिए तत्पर तैयार होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमें आवश्यकता भी होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, हमारा इंटरेस्ट जिस चीज में है अपने आप सीख जाते हैं। उसके बाद में अभिवर्ती, अभिवर्ती का मैंने क्या बताया था, अभिवर्ती का क्योंकि मैं बता चुका हूं, अभिवर्ती हाँ दृष्टिकोण, रवैया, आपका आपका सोच, हाँ अगर आप सोचते हो इस तरह का ये हम कर लेंगे तो आपने
जीत ही जाओगे, तैयार हो जाओगे, और तैयार हो गए तो समझ लो हमने वो सीख गए काम। तो पहला नियम था तत्परता का नियम। अब उदाहरण देखो, उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती हम तालाब तक ले जाएंगे। मान लो एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए हम क्या करें, जबरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है ना, ले जा सकते हैं ना, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन पानी पीने के लिए पी लेगा क्या वो? हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं तो कहें ये पी पानी, हाँ वो पानी पी रही है वो अलग बात है, आप उन पे मत लिया करो। बच्चे वो तो पियेंगे ही पानी, ठीक है, प्यास भी, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पानी पीना भी चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है हमारी इसमें कि घोड़े को हम बाध्य नहीं कर सकते, और बाध्य किया तो क्या पी लेगा? नहीं पिएगा, क्योंकि जब तक घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं होगा तो आप उसे तालाब तक ले जा तो सकते हो, ले तो जा सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। अब ऑप्शन ऐसे होगा, तत्परता का नियम निम्न में से कौन से उदाहरण से मैच करता है? नंबर 1, घोड़े को जबरदस्ती तालाब के पास ले जा सकते हो, जबरदस्ती पानी भी पिला सकते हो। फिर दूसरा, घोड़े को जबरदस्ती ले जाया नहीं जा सकता पानी के पास, लेकिन पानी पिलाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, घोड़े को जबरदस्ती पानी के पास ले जा सकते हो लेकिन पिला नहीं सकते। ये सही था? हाँ ये सही था। इस तरह से ना उसको पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, अच्छा ये बात थी क्या, उसको पढ़ना है, उदाहरण ये आएगा। अगर मान लो आता है तो इस तरह का उदाहरण आएगा। उदाहरण नंबर 2 इसी में करें, एक बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि वह स्वयं की इच्छा से जब तक वह क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकता या सीखना नहीं चाहता, हम जबरदस्ती उसको कहें बैट पकड़ और उसको ऐसे घुमा, ये नहीं घुमाएगा। वो कहता मुझे इसकी इच्छा ही नहीं है, जब तक इच्छा भी नहीं है, क्या तैयार ही नहीं है वो करने के लिए, तो नहीं सीख पाएगा। हाँ वो तैयार हो गया, वो कहे नहीं मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में, तो क्या है वो अच्छा कर पाएगा ना, बस यही है दिक्कत। उसके बाद में दूसरा नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। पहला नियम था तत्परता का नियम, जब तक खुद तैयार नहीं हो आप नहीं सीख सकते। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग देखिए, इसका उपयोग, उसको बोलते हैं उपयोग व अनुपयोग का नियम। अभ्यास का नियम अर्थ किसी क्रिया को बार बार दोहराने से, ये भी प्रश्न आया हुआ है, किसी क्रिया को बार बार दोहराना कौन से नियम से मैच करता है? आपने किया भी था, है ना, अभ्यास का नियम। क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है किसी भी। अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है। अभ्यास कोई हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो क्या है उसमें हम दक्ष हो जाते हैं। यथा करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये कह रहा है जिस तरह से कुएं में हम पानी निकालते हैं, किससे? रस्सी से। तो रस्सी में इतना कोई दम नहीं होता कि वो पत्थर में लीक डाल दे, लेकिन वो बार बार करने से, अभ्यास करने से क्या है, देखो पत्थर को भी उसने तोड़ दिया। तो इसलिए कहा गया है कि हम बार बार किसी चीज को करते हैं ना, तो मूर्ख व्यक्ति जो जड़ बुद्धि होता है, उसमें बुद्धि भी नहीं है, वो भी क्या होता है, अभ्यास करने से सज्जन बन जाता है, सक्षम बन जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, हाँ, अर्थात अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कुएं की जगत, जगत ध्यान रखना, जगत मतलब होता है कुएं की मुंडेर। एक जगत वो होता है संसार, एक जगत ये क्या है, मुंडेर। तो जगत यानी कुएं के चारों ओर का चबूतरा, मुंडेर, एक बार पर बार बार रस्सी की आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। हाँ उदाहरण, अब उदाहरण देखिए, एक ड्राइवर है, जब गाड़ी चलाता है तो वह पास वाले से बात भी करता है, पास में साथ साथ में बात भी करता है। हमने देखा होगा बस, जिसमें हम बस में आते हैं उसमें भी बात करता रहता है, गाड़ी चलाता रहता है ना, क्योंकि उसको पता है, देखो बात भी करता रहता है, ब्रेक लगाता है, गियर भी लगाता है, आदि का सही उपयोग करके गाड़ी भी सही से चलाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही से अभ्यास हो गया है, क्योंकि उसने बार बार वही काम किया है। और पहली बार आप सीख के देखना, जब तक आपको ब्रेक लगाना है लगा इतने में तो पता नहीं कहाँ गई गाड़ी।
और अब अभ्यास होने के बाद में पता ही नहीं चलता, हम बात किसी से करते रहते, चलाते रहते ना, वो हमारा अभ्यास है। हाँ, और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वो ज्ञान क्या स्थायी हो जाता है, फिर हमें पता ही नहीं चलता हम किसी से बातें कर लें। और कैसे भी है, ड्राइवर को देखा होगा, गाड़ी चलाता रहता है, बात करता रहता है, कहाँ ब्रेक लगाने हैं, कहाँ रोकना है, बातें कर लेता है, सारा काम कर देते हैं। और हम सीखते हैं तो हमें, और पहले क्यों नहीं बताया ब्रेक लगाना है? बताना थोड़ी होता है, तो उसमें तो पता है, कोई सामने आया तो लगाना ना ब्रेक, लेकिन नहीं पता होता। उदाहरण नंबर 2, नृत्य करना, डांस करना सीखते हो आप, आपको कहा जाता है कि ऐसे एक स्टेप ये से लो, फिर एक स्टेप ऐसे लो, फिर एक बीच में झंझनाहट दो। ऐसे होता है ना, और उसको बार बार करते हैं, फिर होता अच्छा ये था। किसी कविता को बार बार दोहराना, कोई भी पाठ है या कविता हम उसको याद करते हैं तो उसको बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं, और अध्यापक के कहने पर अपने आप कविता को सुनाना आदि अभ्यास द्वारा सीखने के नियम है। समझ गए? अभ्यास से भी हम सीख सकते हैं। समझ, पता चल गया ना? तीसरा नियम है प्रभाव या परिणाम का नियम। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव, किसी का प्रभाव भी पड़ता है, और कैसे देखिए, प्रसन्नता या दुख का नियम भी कहते हैं इसे। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो। हम ऐसा कार्य सीखते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, सीधी सी बात, जिससे हम सुख और संतोष मिल सके, जिससे हमें क्या मिले, सुखी हो जाए हम और संतोष मिले, हम वही कार्य करना चाहेंगे ना। आप क्या बनना चाहेंगे? आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा होगी वही चीज बनना चाहोगे ना आप। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो ये कहा था, मैं तो इस साइड में जाना चाहता था, लेकिन मुझे तो ना और ही कोई साइड में धकेला गया, फिर उससे संतुष्टि नहीं होगी। हमारी इच्छा होती है ना, और हमारे अंदर प्रभाव भी उसी व्यक्ति का होता है जिसको हम देखते हैं और जिस जैसा बनना चाहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण, एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद भी खुश दिखाई देता है तो अधिगम अधिक प्रभावी होगा, और यदि वह अधिगम के बाद सुस्त व निराश दिखाई देता है तो अधिगम अप्रभावी होगा। जैसे मेरी क्लास छूटने के बाद में कहा चलो बोर ही किया है सर ने, तो फिर तो अधिगम का करने का कोई अर्थ ही नहीं था। और आपको नहीं, हम आए हैं, चाहे 1 घंटा ही सर ने लिया है, चाहे ज्यादा हो गया, फिर भी हमें सीखने के लिए तो मिला है ना। अब ये हम सीख गए जो था क्या, तो इसका मतलब अधिगम हमारा सार्थक हुआ। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार भी नहीं है, ध्यान रखना। अगर हम इस चीज में सफल हो गए ना, तो हमें कोई पुरस्कार भी देना वो भी इतना मायने नहीं देता जितना हमने सीखा है। उदाहरण नंबर 2, एक बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके माता पिता उसे कोई उपहार देते हैं। जैसे बच्चे की मांग थी कि मुझे साइकिल दिलवा दो, आजकल तो बच्चा मोबाइल मांगता है, सीधी सी बात है ना। ये साइकिल वाला जमाना गया, अब क्या मांगेगा? मोबाइल चाहिए मेरे को। तो उसमें भी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील बनाना, ऐसे वैसे वो करेगा तो वो चाहता है। तो ये दिलवा भी देने पर बालक प्रसन्न होता है, ये दिलवा देते हैं तो क्या होता है, खुश हो जाता है। और कम अंक आने पर उसे माँ भी डांट भी सुनाती है, डांट सुने दुखी भी होता है। तो ये क्या होता है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। अब देखिए अधिगम की संकल्पना, यानी अधिगम था क्या? अधिगम किसी व्यक्ति में विकास या परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब थोड़ा ही रहा है टॉपिक, ध्यान से देख लो। देखिए परिवर्तन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उसके व्यवहार की नई रीतियों और प्रतिमानों के रूप में व्यक्त होती है। यह परिवर्तन अधिगमकर्ता के किसी कौशल से, आदत से, अभिरुचि से या समझ से, समझ है, समझ अथवा ज्ञान या प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित होता है। देखो ये अधिगम है कि किसी रूप में हो सकता है, ये कौशल के रूप में उसने कुछ सीखा है। देखो मैंने आज आपको पढ़ाया, मान लो आप आगे मुझे मिले कि सर मैं तो एक बड़ा अधिकारी बन गया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ सीख के है ना। ये कौशल प्राप्त करने के बाद में कोई भी नया काम सीख सकते हो। मान लो कौशल से, आदत से भी, और अभिरुचि से भी, और समझ से भी, और ज्ञान के प्रयोग के रूप में प्रदर्शित होता है। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। देखो परिवर्तन नहीं होता ना, फिर तो अधिगम है ही नहीं। आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब अधिगम हुआ है। मान लो पहले दिन आए, मुझे देखा किसी ने और कहा ये क्या पढ़ाएगा, मान लो क्या पढ़ाएगा, 1 मिनट सुनो मेरी बात, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अरे ये क्या पढ़ाएगा, देख लेते हैं। फिर मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया, नहीं यार ठीक था, समझ में आ रहा है,
इसका मतलब कुछ ना कुछ ठीक है। फिर दूसरी बार और अरे समझ में अच्छा आ रहा है, हाँ अब स्थायी हो गया कि नहीं आ रहा है अच्छा समझ में, तो हमारा जो काम था वो सही हो रहा है ना, इसका मतलब अधिगम होने लग गया ना। तो हमारी सोच भी देखो, सोच अभी एकदम बनती नहीं है, किसी के प्रति सीधी सोच नहीं बनती। किसी व्यक्ति को दिखाया जाए, ये मैं किसी को बाहर से किसी व्यक्ति को पकड़ के यहाँ लेके आऊं, अच्छा व्यक्ति है, आपने देखा उसके सूट बूट, चेहरे से सुंदर है और सूट बूट पहन रखा है, कटिंग भी अच्छी करवा रखी है और देखने में बहुत सुंदर है, तो आप कहोगे यार ये बंदा तो कोई बड़ा व्यक्ति होगा। मैंने कहा ये अनपढ़ है, मैं इसको खेत से लेके आया हूँ, नाल धुला के लेके आया हूँ। फिर आपकी सोच, अरे सर ऐसे ही है क्या, हमें हमें लगा ऐसे पर्सनैलिटी से, क्योंकि आपने देखा क्या है, पर्सनैलिटी देखिए, अभी उसके विचार सुने ही नहीं है। ये ये है ना, ये हमारी दुकान है, जब तक हम बोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा ये है क्या। ये ताला खुलते ही पता चल जाता है ये है क्या, ये दुकान का शटर है। अब देखो ये कोयले की दुकान है या सोने की दुकान है, वो तो अब देखो आप डिपेंड करो, कोयले की लगे तो हो सकता है कोयले की लगे, हो सकता है सोने की लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, अब बातें मत करो। और उद्दीपन तथा अनुक्रिया, उद्दीपन मैंने बताया था ना, किसी भी कोई भी कार्य है उसको करने के लिए उसी को मोटिवेट करना, उसी को मोटिवेट करना, उसे उत्तेजित करना किसी कार्य को करवाने के लिए। जैसे मैंने एक दीपक का उदाहरण दिया था, लो जलाने के लिए एक लो जलती है, उसको दूसरा एक दीपक है उसके पास में लाया जाए, उसकी लो को ज्यादा बढ़ाया जाता है। इसी तरह आप काम करना चाहते हो, मैं उस काम को कहूं कि इसको नहीं और अच्छा करना है, आप बोल रहे हो, मैंने कहा नहीं इस तरह से नहीं, बोलने में तरीके होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा विराम दो, फिर उसमें ले दो, उसमें आवाज तेज करो, कहीं धीरे करो। तो ये इस तरह सिखाया जाए, उसको बताया जाए, उसको कहा जाए और मोटिवेट किया जाए, तो वो क्या है, उद्दीपक है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया की प्रक्रिया द्वारा प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है कि पहले से हम इस तरह का अभ्यास कराएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अधिगम की परिभाषा में यह माना जाता है कि पर्यावरण की स्थितियां हमारे व्यवहार में ऐसे आधारभूत परिवर्तन लाती है जो लंबे समय तक बने रहते हैं। अधिगम के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, हमारे अंदर जो अधिगम है या हमने कुछ सीखा है उसमें जो परिणाम है, देखिए सकारात्मक और सक्रिय होते हैं, नकारात्मक और निष्क्रिय नहीं होते। अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, ये अच्छी बात है। अधिगम को हम, आपके अंदर ज्ञान आया है, आपने कुछ सीखा है, तो मैंने पूछा दिखाओ कितना सीखा है, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। ये हमारे व्यवहार में हमने क्या सीखा है वो परिवर्तन होगा, हमारा व्यवहार है वो चेंज होगा, किंतु व्यक्ति के व्यवहार में उसका अनुमान लगाया जा सकता है किसने अब सीखा है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम को कर लेता है जिससे वह पहले नहीं कर सकता था, मैंने देखा कि आपको कहा था गाड़ी आप चलाइए, कार लेके जाइए, आपने मना कर दिया कि नहीं सर मुझे नहीं आता, लेकिन बाद में जैसे ही मैंने कहा या मैंने आपको देखा तो आप कार चला रहे थे, तो मुझे लगा कि आपने सीख लिया। कहते हाँ सर, तो आपने सीखा है ना, तो वो कहाँ से दिखाई देगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आने से, क्योंकि अब आपको चलाना आता है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसने वह काम सीख लिया है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिगम ज्ञान, ज्ञान भी होता है, कौशल भी होता है, अभिवृत्ति होती है और मूल्य के अनुभव के द्वारा लाया गया स्थायी परिवर्तन है। हमारे अंदर जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम है। और आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रकट हो, ये जरूरी नहीं है कि हम सबके सामने प्रकट करें वो व्यवहार, ये जरूरी नहीं है। शिक्षण और अधिगम का संबंध क्या है, अब हमने पढ़ा शिक्षण और एक पढ़ा अधिगम, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। शिक्षण और अधिगम के बीच निकट का संबंध है। शिक्षक द्वारा किसी को सीखने में सहायता करने को शिक्षण कहा जाता है। देखो मैंने कहा था ना, सिखाने की प्रक्रिया है शिक्षण, तो ये कह रहे हैं कि सिखाने में सहायता करने की शिक्षण कहा जाता है। शिक्षक के लिए शिक्षण की गुणवत्ता का शिक्षार्थियों के अधिगम और मूल्य की गुणवत्ता से सीधा संबंध होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी सामान्यतः तीन, ये ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपके पूछा हुआ है, तीन संबंधों के अंतर्गत अंतःक्रिया करता है। देखो ये कह रहा है कि तीन प्रकार की अंतःक्रिया होती है, किसके बीच में, शिक्षक के और विद्यार्थी के बीच में।
शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में 3 तरह की अंतःक्रिया और संप्रेषण करते हैं। कौन कौन से? एक तो है सत्तावादी, ध्यान रखना। दूसरा, सत्तावादी को ही बोलते हैं अधिनायकवादी। दूसरा है लोकतांत्रिक, और तीसरा है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप यानी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। तथापि कक्षा की वास्तविक स्थितियों में से ये तीनों प्रकार के संबंध परस्पर व्यापी होते हैं। यानी वास्तविक स्थिति होती है ना, उसमें तीनों संबंध छात्र और शिक्षक के मध्य होते हैं। उदाहरण, कोई शिक्षक सदा लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करे। अब देखना, लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य नहीं कर सकता। वैसे तो होता तो लोकतांत्रिक पद्धति से है। जैसे मैंने पूछा आपको पढ़ाने में आनंद आया क्या, आप बताओगे हाँ सर, मैं पढ़ाऊं तभी जब आप पढ़ना चाहते हो, तो लोकतांत्रिक होगा। आप कह रहे हो तभी उसी अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि इसी तरह कोई जरूरी नहीं है शिक्षक कर पाए, उसको कुछ चीजें अपनानी भी पड़ती है। देखो, सदा लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य नहीं करता, कभी कभी उसे सत्तावादी, जैसे सत्ता में कोई खड़ा है कि चुप बैठ जा, ऐसा आदेश भी देता है ना कभी। अगर वो सारी बातें आपकी मानने लग गया तो फिर पढ़ा लिए। तो कहते हैं सत्तावादी या अहस्तक्षेपी भी हो जाता है कभी कभी। यह कक्ष की परिस्थितियों व अधिगम सामग्री व पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। ये हमारी अधिगम सामग्री कौन सी होती है? पढ़ाने में सामग्री कौन सी यूज होती है? जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अधिगम होता है सीखना। अब आपको सिखाने में क्या क्या चीज यूज हो रही है? ब्लैक बोर्ड हो रहा है, यानी हमारा जो ये बोर्ड है, इसमें जो ये बोर्ड है ये भी एक सामग्री है, अधिगम सामग्री, सीखने के काम है। ये हमारा मार्कर है, इससे हम लिख रहे हैं, वो भी हो गया। वैसे चार्ट है, चार्ट होता है, चार्ट अगर चार्ट लेके आए, मॉडल लेके आए या चित्र लेके आए, ये सारे क्या है? अधिगम सामग्री होती है। तो अधिगम सामग्री व पाठ्य वस्तु पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के संबंध शिक्षार्थियों में विशिष्ट व्यक्तित्व अभिलक्षणों का सर्जन करते हैं। सत्तावादी शिक्षक, देखो सत्तावादी शिक्षक द्वारा पढ़ाए शिक्षार्थियों में क्या होती है? उदासीनता होती है। अब सत्तावादी कहूं मैं, चुपचाप बैठे रहो, कोई बोलना नहीं है, अगर मैं इसी तरह से रूल लेके चलूंगा तो उसमें क्या है? विद्यार्थियों में क्या आ जाएगी? उदासीनता आ जाएगी। नहीं सर, तो अपनी मर्जी चलाते हैं, है ना। तो उदासीनता तथा प्राश्रय यानी दूसरे पर आश्रित होने वाली लक्षण आने चालू हो जाएंगे। ये तो सर ही कहते हैं, उसी तरह का हमें करना होगा, है ना। ये अभिलक्षण विकसित हो जाते हैं। उसमें पहल करने की और सामूहिक कार्यवाही करने की जो क्षमता है उसका अभाव होता है। अगर वैसे करेंगे ना सत्तावादी शिक्षक की तरह, वो कहेंगे नहीं जो मैंने कहा है उसी अकॉर्डिंग करो, तो क्या होता है? उसमें बच्चे निराश हो जाते हैं, और बच्चे कुछ करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो वो क्या है? सामूहिक कार्यवाही, देखो पहल करने की, पहले पूछने की जो आदत होती है वो भी खत्म हो जाती है, पहल करने की आदत। और सामूहिक कार्यवाही वो करना चाहते थे, उस क्षमता का भी अभाव हो गया। कहते नहीं हम करेंगे तो डांटेंगे, तो कर भी नहीं सकता, और अपने काम के प्रति कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। फिर कहते रहने दो ना, जैसा है वो चल रहा है। तो ये ठीक तो नहीं है, लेकिन करना शिक्षक को तीनों तरह का ही पड़ता है। ये कर रहे हैं। लोकतांत्रिक शिक्षक शिक्षार्थियों की व्यक्तिकता, अब लोकतांत्रिक शिक्षक होता ना, तो क्या है? उसकी व्यक्तिकता यानी व्यक्ति जैसा है उसका सम्मान करता है, यानी बच्चा जैसा है उसका सम्मान करेगा। वह ऐसा परिवेश बनाता है जिसमें शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी स्वतंत्रता से एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं, आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, बातें करके और पूछ भी लेते हैं। इस प्रकार के संबंध में शिक्षार्थी उच्च स्तरीय कुशलता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत को दर्शाते हैं। ये अच्छा है ना लोकतांत्रिक वाला। अहस्तक्षेपी, देखो अहस्तक्षेपी शिक्षक सत्तावादी शिक्षक से एकदम उल्टा होता है, एकदम ही उल्टा हो गया। वह शिक्षार्थियों के क्रियाकलापों को न तो निर्देशित करता है न तो कुछ बताता है, कहता है चुपचाप रहो बस, और न ही उनका कोई मार्गदर्शन ही करता है, कोई मार्गदर्शन भी नहीं करता, कुछ नहीं करना। हस्तक्षेपी शिक्षक में संबंध में शिक्षार्थी परस्पर अधिक सहयोगी होते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए वो बच्चे आपस में ना, आपस में डिस्कस कर लेना वो ही अच्छी होती है। बच्चे ही ये कुछ नहीं करता हस्तक्षेपी में, क्योंकि वो हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा, न आप कर सकते उसमें कुछ। तो हमारा कौन सा मेन हुआ? 3 तरह के थे ना, कौन कौन से? एक तो था
एक तो था सत्तावादी, ये ठीक था लेकिन कभी कभी तो ठीक चल जाएगा, ये मार्गदर्शन तो कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा। ठीक है, मार्गदर्शन कर भी रहा है, डांट भी रहा है, और लोकतांत्रिक उसमें हमें स्वतंत्रता दे रहा है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये कहते हैं कि शिक्षक को तीनों तरह ही करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा किसमें ज्यादा सीख रहा है? लोकतांत्रिक में ना, लोकतांत्रिक है उसमें ज्यादा सीख रहा है, और उसके अलावा इसमें भी सत्तावादी में सीख तो रहा है लेकिन कम सीख रहा है। लेकिन हस्तक्षेप में तो वो तो हस्तक्षेप भी नहीं करने दे रहा। तीनों तरह का यूज करता है, लेकिन हमें कौन सा करना है? जो लोकतांत्रिक है वो ठीक है। कक्षा कक्ष में अधिगम को सहज और साध्य बनाने के लिए क्रियाकलाप। कक्षा में शिक्षक कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है जिनका उद्देश्य है अधिगम को सहज और साध्य बनाना। और इसमें दो दो चले जाएगा, जिनको लगे ना दो दो पानी पी लिया करो क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, देखिए इसमें कक्षा को सहज बनाने के लिए सिर्फ दो ही। देखो, शिक्षक निर्धारित सामग्री प्रस्तुत करता है। शिक्षक क्या है? एक सामग्री प्रस्तुत करता है। शिक्षक, सुनो सुनो एक बार, अभी आप अगर उधर ध्यान दोगे ना तो फिर ये टॉपिक खराब हो जाएगा। है कुछ भी नहीं, शिक्षक सामग्री है ना वो प्रस्तुत करता है। देखो, शिक्षक निर्धारित सामग्री प्रस्तुत करता है जो आंशिक या किसी अन्य रूप में उपलब्ध होती है। शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ में जान डाल दे या उसे संप्रेषण स्थापित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करे। मतलब ये कह रहा है कि जो सामग्री है ना, जो उसके काम की हो, वो उसका प्रयोग करता है, तो वो क्या है, जो पढ़ाता है ना उसमें जान आ जाती है और बच्चे उसको अच्छी तरह से सीखते हैं। क्लियर? फिर है उद्देश्यों का निर्धारण करना। कोई भी, चलो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करके आपको सिंपली समझा दूंगा। देखो, उद्देश्यों का निर्धारण, कोई भी पाठ्यक्रम है उसका कुछ ना कुछ निर्देश या उद्देश्य होता है। देखो, आपको पढ़ाया क्यों, अधिगम किया है, शिक्षण क्या है, ये शिक्षण अभी क्यों लगा है? क्योंकि आपको सीखना है ना, पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और पढ़ाएं तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो ये आपका उद्देश्य है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। तो इसीलिए उद्देश्यों का निर्धारण भी होता है। पाठ्यक्रम होता है ना, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिर तीसरा तीसरा है अभिप्रेरणा देना। अब कोई भी शिक्षक है वो मोटिवेट करता है ना, क्यों करेगा? क्योंकि वो आपका अधिगम है, वो अच्छा करवाना चाहता है। और मोटिवेट तभी होंगे ना जब आप उस चीज को करना भी चाहते हो। देखिए, इसमें कहा है दूसरी ओर ध्यान हटाने के लिए शिक्षक अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा प्रदान करता है, शिक्षार्थी को तत्परता की उस स्थिति में लाता है, तैयार करता है। किस लिए? कि आप अधिगम करें, उसको सीखें। तैयार करने के लिए वो पहले मोटिवेट करेगा कि आप तैयार हो ना उस चीज को करने के लिए, तो वही क्या है, अभिप्रेरणा है। इससे क्या है, बच्चा जल्दी सीख लेता है। फिर है शिक्षार्थियों के अनुभवों का उपयोग करना। अब मैंने एक यहाँ पढ़ाया, एक मैंने गांव में पढ़ाया, एक मैंने कॉलेज में पढ़ाया, एक मैंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया। अब मुझे लगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, बड़े कैसे सीखते हैं, ये सेंटर वाले कैसे सीखते हैं। तो ये अनुभव हुआ ना, किन से हुआ? मुझे बच्चों से ही हुआ ना, हुआ तो बच्चों से ही है ना। तो बच्चों को देखा और समझा, उनके अनुभव को जाना, तो शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करना भी सीख जाता है। किस तरह से सीखता है ये बच्चा, किस तरह का बच्चा होगा तो उसको कैसे सिखाना है। देखिए, अच्छे शिक्षक शिक्षार्थियों के अनुभवों को आधार बनाते हैं। एक ही प्रकार की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए ग्रामीण शिक्षार्थी और शहरी शिक्षार्थियों के में अपने अलग अलग अनुभवों का उपयोग किया जा सकता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, शहर वाले कैसे सीखते हैं, गांव वाले कैसे सीखते हैं, सेंटर वाले कैसे सीखते हैं, स्कूल वाले कैसे सीखते हैं, कॉलेज वाले कैसे सीखते हैं। ये सीखता कैसे है? उन्हीं के अनुभवों से, बच्चों से सीखता है। अधिगम क्रियाकलाप को उपलब्ध करवाना, यानी अधिगम यानी सीखने की क्या क्या स्थिति है उसको उपलब्ध कराना। जैसे आप सीख रहे हो तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए, पढ़ा देने के पश्चात शिक्षक शिक्षार्थियों को उस सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए कहता है। जैसे मान लो मैंने देखा भी आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, आपने सीखा या नहीं सीखा, अब मैं कैसे चेक करूंगा? मैं आपसे प्रश्न करूंगा। अधिगम का अर्थ क्या है? अगर उत्तर आता है तो इसका मतलब मैंने पढ़ा है वो सही है, तो ये भी चेक किया जाता है। अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध करवाने के लिए हमें कुछ चीजें भी डाली जाती है। प्रतिपुष्टि के लिए अवसर उपलब्ध करवाना, प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक। अब ये वो बात जो मैं अभी कह रहा था उसी तरह का कि फीडबैक, फीडबैक आप मेरे से और मैं आपसे फीडबैक लूंगा। देखो, सफल शिक्षक के लिए दो तरफा प्रतिपुष्टि होती है। एक तो शिक्षार्थी से शिक्षक, शिक्षार्थी से शिक्षक को, जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछोगे, शिक्षार्थी से शिक्षक को
और एक शिक्षक से शिक्षार्थी को। शिक्षक इस विनिमय के अवसर प्रदान करता है। विनिमय होता है आदान प्रदान, कुछ पर्सन मैं करता हूँ, कुछ पर्सन आप करते हो, तो इस तरह से भी हमें क्या है, सीखने का मौका मिलता है आपस में। चलो अब प्रश्न है उसको हल कर दो, ठीक है। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ना या सिखाना, या बौद्धिक विकास करना। देखो, बुद्धि का विकास करना भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें और इससे अच्छा है वो उत्तर ढूंढना है। देखो, हमने सीखा, हमें सीखना ऐसा चाहिए, लेकिन सभी का उद्देश्य, अब देखो नौकरी पाना भी हमारा उद्देश्य है ना, पढ़ना भी हमें, तो लास्ट उद्देश्य होता है कि उसका सभी तरह का विकास हो। तो ये जरूरी होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, उसमें शारीरिक वृद्धि भी हो सकती है, सामाजिक वृद्धि भी हो सकती है, उसमें एजुकेशन से वृद्धि होती है, सभी तरह की जो वर्दियां वो सारी शामिल है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पर्सन, शिक्षार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी, देखिए, व्याख्या विधि से, पाठ्य पुस्तक विधि से, सर्वे दृश्य सामग्री विधि से, और वार्तालाप विधि से। हाँ, सबसे ज्यादा बातें होती है ना, तो वार्तालाप विधि से। दूसरा नंबर व्याख्या का आता है, व्याख्या विधि होती है सबसे ज्यादा, फिर व्याख्या होती है, फिर पाठ्य पुस्तक विधि होती है, और सबसे कम है सर्वे दृश्य। देखिए, सर्वे और दृश्य, आपसे पूछा जाए कि सर्वे दृश्य सामग्री क्या है, सीधा लिखा आ जाए, सर्वे सामग्री वो जो सुनाई दे हमें, और जो दिखाई दे वो दृश्य सामग्री। मैंने कहा ये जो हमारा कंप्यूटर है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सर्वे है या दृश्य? दृश्य है, लेकिन वो बोलता हो तो साथ में सर्वे दृश्य दोनों है। यानी टीवी है वो सर्वे भी है, दृश्य भी है, और रेडियो है वो सर्वे है, और मोबाइल है वो सर्वे और दृश्य दोनों है ना, हमें सुनाई भी देता है, और वीडियो कॉल करते हैं तो बात भी वैसे भी दिखाई भी देता है। तो आपको इनपुट और आउटपुट ये चीजें आती है ना, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को क्या मानेंगे? शिक्षक मानेंगे। अपने आप को शिक्षक मान के इसको हल करना है। इस तरह का प्रश्न होना है तो अपने आप को एक टीचर मानना है, और आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, या प्रधानाचार्य को बताएंगे, या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर, शाबाश, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करें। नेक्स्ट पर्सन, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है पूछा है। अब आपको यहां भी ध्यान रख देना है, नहीं है पूछा है। गृह कार्य प्रदान करना, या बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बच्चों के लिए गृह कार्य प्रदान करना ये नहीं, और सभी से बाल केंद्रित है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सन, कक्षा वातावरण नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? शांत नहीं होना चाहिए, या शोरगुल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, या अनुशासन से पूर्ण नहीं होना चाहिए, या मित्रता पूर्वक नहीं होना चाहिए। हाँ, शोरगुल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ज्यादा बोलने वाले शिक्षक को अच्छे नहीं लगते, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करें कि अपने आप को, है ना, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हो। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, जैसे आप अभी कह रहे थे, क्योंकि क्लास लंबी होगी ना, ऊबने लगता है, तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से नहीं है। ये आगे उसको लिखना था, ठीक है, यहां तक ही है।
कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप, देखो बच्चा, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि एक नंबर, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, ये बोल रहे हैं। हाँ देखो, जब बच्चा उबने लगे ना, देखो चलो इस पे बात ना, वैसे ही करता हूँ मैं बात। मान लो बच्चा उबने लगे ना, इसका मतलब टीचर में कुछ ना कुछ कमी है, या तो मैंने ढंग से पढ़ाया नहीं। अगर मान लो हम बात करें कि बच्चा उठना चाहते, सारे जाना चाहते हैं, या तो फिर हमने पढ़ाया नहीं ढंग से, या तो ये कारण हो सकता है, या फिर लंबी क्लास हो गई जिससे क्या है उसको प्यास लग गई या कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो ये खुद को ध्यान देना है, खुद को भी। तो ये देखो, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से हो रहा है, यानी कोई यंत्र चला रहा है, आप चुपचाप बैठे हो इसलिए उब जाते हैं। वो तो चलता रहता है, जैसे टीवी के सामने बैठे हो, उधर से सिंपल सिंपल से आ गया, आप उब जाते, क्या चल रहा है, बोर कर रहे हैं, है ना। तो यांत्रिक रूप से होता ना, तो ये गड़बड़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट पर्सन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा है, ये बात हो चुकी है उस पर पहले। मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, या बौद्धिक विकास में सहायता करेगी, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। बुनियादी शिक्षा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगी। बुनियादी शिक्षा का मतलब ये है कि उसको साथ साथ में ना, शिक्षा के साथ साथ में आपको काम सिखाया जाए। देखो बच्चा कितना ही पढ़ लो, अभी आप मानो कि आपने बीए कर रखी है और या एमए भी कर रखी है, लेकिन अभी आपने कोई काम फिर भी नहीं आता। कोई भी काम है ना, कोई भी काम, चाहे कैसा भी काम हो, देखो आप टेलर का काम ले लो, चाहे आप मैकेनिक का काम ले लो, चाहे जितनी भी कंपनियों में जो काम करते हैं उन काम को ले लो, काम को सीखने में ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है 1 साल या 2 साल। 2 साल बाद में वो उस काम में माहिर हो जाता है, वो उस काम का मिस्त्री बन जाता है। शिक्षा आप कब से ले रहे हो? और अभी आपसे कहा जाए ना कि यहाँ आके बताना, तो आपको प्रेजेंट करना नहीं आता, कब से ले रहे हो? तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनको बुनियादी शिक्षा से जोड़ दो, उसको कुछ कुछ साथ साथ में काम सिखाया जाए। काम सीखने के बाद में ना, वो जैसे भी मान लो कोई काम है तो काम तो सीख गया ना, वो काम तो आता है। तो बुनियादी शिक्षा से जुड़ते हैं ना, तो जो प्राकृतिक वातावरण में बच्चे होते हैं ना, उसमें सीखने में सहायता भी मिलती है, सीखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पर्सन, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि, देखो आपकी कक्षा में एक बच्चा बार बार हाथ ऊपर करके पूछ रहा है कि सर, किसी का नाम नहीं लेना, हाँ कोई बात नहीं, किसी की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब वो ऐसे ही नहीं है, वो अच्छा है। क्या है? वो अधिक जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है कि इसका अर्थ क्या है, इसके मन में भी है, बच्चा इसीलिए जानना चाहता है। और जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, देखो इसमें पूछने वाली, पूछना ना, अभी देखो टीचर की कौन सी कक्षा है जो सबसे बेस्ट होती है, जिसमें बच्चे प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहे वो, या उसमें जिसमें वातावरण शांत और चुपचाप बच्चे बैठे रहे वो, या वो कक्षा जिसमें कुछ बच्चे शरारती से भी है और कुछ अच्छे से भी है, दोनों वो, या एक ऐसे जिसमें सारी क्लास में बच्चे सोए हुए हैं वो। जिस क्लास में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रही है ना, वो बच्चे सारे एक्टिव है और वो पूछना चाहता है सर इसका क्या था, इसको मैंने सुना, इसका अर्थ क्या था। इसका मतलब वो कक्षा अच्छी है, जो पूछना गलत नहीं है, पूछ रहा है इसका मतलब जिज्ञासु है। अब ये सोए बैठे रहे और मैं पूछू, समझ में आया, आ गया, पूछा, अच्छा सर वो तो थोड़ा समझ में नहीं आया, वो क्या था। इससे अच्छा है क्लास के अंदर रहो, जो नहीं आता पूछो। और मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मुझे नहीं आएगा, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि सारे शब्द ही मुझे आते हैं और मैं सारा बता पाता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ मुझे नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगा मुझे नहीं आता, और ये कल देख के मैं बता दूंगा, नॉर्मल सी बात है। इसमें कौन सा हो गया, मैं अपने आप को ये समझूंगा मैं सारा कुछ मैं ही जानता हूँ, कभी नहीं कहता।
इसलिए कभी कहना भी नहीं, क्योंकि सारे इतने हम इतने बड़े नहीं हुए, और ज्ञान है ना अथाह है। उसको कभी भी ऐसे मत सोचना कि हमने सारा कुछ, हमें जो आता है हमने पढ़ लिया, हम बता सकते बस, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं जितना आता है। तो वह जो बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मतलब वह अधिक जिज्ञासु है, वह जानना चाहता है क्या मैं सही हूं या गलत हूं। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, या शामपट को साफ करना चाहिए, या छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। हाँ, हाँ, ये और भी है। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करें, पहला तो यही है। शामपट को साफ भी करते हैं, छात्रों को चुप रहने के लिए भी कहते हैं, लेकिन छात्रों को खड़ा करने के लिए नहीं कहते खड़े हो जाओ सारे, ऐसा कुछ नहीं कहते। हाँ, एक प्रभावशाली अध्यापिका, देखो अध्यापिका के बारे में आए, अभी लड़कियां भी खुश हो जाओ, आपका प्रश्न है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है, यह आपका प्रश्न है, उत्तर से सॉरी पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, या समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या लास्ट प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। हाँ, इसलिए अध्यापिका को सफल एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए क्या है, सभी बच्चों के साथ में संपर्क में रहना होता है। ये उत्तर सही है। इस तरह से ये हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।